फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मिश्रा दीपक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स किंग पे। दोस्तों, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की पूरी सिलेबस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करने वाला हूं। आप लोगों को 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथमेटिक्स किंग, जिससे आपको आने वाले आगे के सभी वीडियो को पहले से ही पता चल जाए। और मैं आगे लाइव क्लासेस भी चलाने वाला हूं, जिसमें आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न ऑन मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा अगर कुछ भी गलती हो जाए, कहीं पे कुछ एरर हो, आपको किसी जगह पे मेरे लिखावट समझ में नहीं आ रही हो, कहीं पे मेरे समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़, इस समय क्लास नहीं चल पा रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे क्लास चलाइए। तो बच्चों का बात स्वीकार किया है मैंने, और मैंने यूट्यूब चैनल पे 10वीं क्लास एनसीईआरटी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं चालू किया हूँ। दोस्तों, आपको मेरी क्लास पे भरोसा रखना होगा। मेरे चैनल पे आप जुड़िए और एक बार एक लेसन पढ़ के देखिए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अपनी क्लास के बेंच पे बैठ के आप जिस तरीके से समझते हैं, हो सकता है मैं उससे अच्छा समझाने की कोशिश करूँ और आपको ज़रूर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक क्लास कम से कम देखना होगा। मैं हर लेसन के सभी प्रश्नावली, सभी एक्सरसाइज को बहुत ही डीपली समझाऊँगा, आपको बहुत ही व्यवस्थित समझाऊँगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा, फॉर्मूला का अलग से बुक बनवा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, और जितने भी लेसन हैं उनके प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न के सॉल्यूशन भी कराऊंगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा मैं हर सब्जेक्ट्स के एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपका अलग से टेस्ट पेपर भी तैयार करूंगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम गणित का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बहुपदी, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इस पूरे लेसन को हम दर्शाएंगे पी ऑफ एक्स। आप कहीं पर भी परीक्षा में, अपनी किताब में, अपने प्रश्न पत्र, पी ब्रैकेट को बोलते हैं ऑफ और अंदर है एक्स, पी ऑफ एक्स। आप कहीं पर भी पी ऑफ एक्स लिखा हुआ देखेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आप दूसरा लेसन बहुपदी की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या ये पहला वीडियो है, तो इसमें कहीं से अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि कैमरा का उतना अच्छा फोकस नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जितनी भी त्रुटियां होंगी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो समय वेस्ट ना करते हुए सीधे ही अपने मुद्दे पे आते हैं। लेसन नंबर 2, बहुपदी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक मेरा चैनल होगा, क्योंकि इसमें आपको भाषा का मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने दूंगा। वैसे भी गणित जो है सब्जेक्ट होता है बच्चों, भाषा उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मैं जो भी हिंदी वर्ड होंगे उनको मैं इंग्लिश में भी लिख के बताऊंगा आपको। बहुपदी जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, और दर्शाते हैं पी ऑफ एक्स, एक्स मतलब चर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बहुपदी में सबसे पहले हम 3 प्रकार की बहुपदी की बात करेंगे। सबसे पहले होता है रैखिक बहुपदी। रैखिक मतलब लीनियर, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रैखिक मतलब लीनियर, और बहुपदी को बोलते हैं पॉलिनोमियल, जैसे आपने ऊपर देख लिया है। तो पहला है रैखिक बहुपदी। उसका व्यापक स्वरूप क्या होता है बच्चों? देखिए, हर चीज़ का अपना अपना स्वरूप होता है। कैसे पहचानेंगे कि रैखिक बहुपदी क्या है? तो इसका बच्चों व्यापक स्वरूप होता है ax + b = 0। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछता है कि ax + b किसका व्यापक स्वरूप है, तो ये रैखिक बहुपदी का व्यापक स्वरूप है। देखिए यहाँ पे x के ऊपर कोई घात नहीं दिखाई दे रहा है, x के ऊपर कोई घात नहीं, एक सीधी रेखा है, ax + b = 0। x मतलब चर, आपको पता चल गया। और a क्या है बच्चों? चर के साथ में जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं गुणांक, मतलब इसके चर के साथ गुणे में है, इसको सहगुणक भी बोलते हैं और गुणांक भी बोलते हैं। तो ax + b, b भी गुणांक है, तो a और b गुणांक है और x चर है। तो रैखिक बहुपदी का व्यापक स्वरूप क्या हो गया बच्चों? ax + b = 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर a 0 हो गया तब तो a के साथ x का गुणा हो गया, a भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ax + b = 0, a 0 नहीं हो सकता है, और a और b कहाँ बिलोंग करते हैं? R में।
ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो ए और बी है वो किसके अंदर से लिए जाते हैं, आर। आर मतलब रियल नंबर, वो ए और बी कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बटे में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी आर में होता है। ठीक है बच्चों, और हमेशा जो रैखिक बहुपदी होता है वो कहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, वो जो आलेख होता है ना बच्चों, आलेख में आपको आगे आलेख भी बताऊंगा, हमेशा आलेख में एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा, एक्स अक्ष को। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं 4 पॉइंट लिखा हूँ आपको चारों पॉइंट याद रखना है। रैखिक बहुपदी के लिए सिर्फ यही 4 पॉइंट हम देखते हैं। अगर हमने ये 4 पॉइंट देख लिए तो आप समझ लीजिए आपको रैखिक बहुपदी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है प्रतिच्छेदन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि रैखिक बहुपदी का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है, एक्स एक्स को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, दूसरा आलेख, रैखिक बहुपदी जो होता है उसका आलेख कैसा होता है, तो बच्चों इसका आलेख सुरेख होता है। ये तीनों एक ही वर्ड है, सुरेख कह लीजिए, रैखिक कह लीजिए, या फिर सरल रेखा। सरल रेखा क्यों, क्योंकि x के ऊपर कोई घात नहीं है। अगर कोई घात नहीं है तो इसका आलेख तो जाहिर सी बात है कि सुरेख बनने वाला है। तो इसके 3 नाम है, परीक्षा में 3 नाम में से कोई भी एक नाम आ सकता है। ठीक है, सुरेख, रैखिक अथवा सरल रेखा। इसके बच्चों शून्यक की बात करेंगे, और शून्यक क्या होता है जस्ट आगे मैं जब आपको प्रश्नावली 2.2 अथवा 2.1 जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें शून्यक की बात आएगी। शून्यक का मतलब होता है जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है ना, तो देखिए ए एक्स प्लस बी, अब इसका शून्यक निकालने को बोल रहा है। शून्यक मतलब एक्स की कीमत निकालनी है हमको, तो ध्यान दीजिए ए एक्स बराबर, अच्छा प्लस बी इस तरफ आ गया तो प्लस बी बराबर के दूसरी तरफ आ गया तो माइनस बी हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी, और ए आ गया इसके नीचे। तो देखिए एक्स की कीमत क्या आई, माइनस बी बटे ए। यही तो मैंने आपको बताया कि शून्यक मतलब एक्स की कीमत निकालना। तो जैसे कि हमको मालूम है कि व्यापक स्वरूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, तो हमने देख लिया ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब शून्य निकालना है मतलब एक्स की कीमत निकालनी है, तो मुझे रैखिक बहुपदी का शून्य निकालना है। तो रैखिक बहुपदी का जो व्यापक स्वरूप है उसके बराबर में शून्य लगा दो, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं। तो देखिए ए एक्स यहीं रहेगा और प्लस बी इधर गया तो माइनस बी, एक्स बराबर क्या गया माइनस बी बटे ए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य किसका क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और मैंने 2-3 उदाहरण लिख दिए हैं। उदाहरण जैसे 5x + 7, देखिए ए एक्स प्लस बी के स्वरूप में ही है, 2x - 3, ठीक है ना, ये भी ए एक्स प्लस बी के स्वरूप में, यहाँ पे बी क्या है -3, √3x + 5, ऐसा होगा तो भी चलेगा। 3x, देखिए ये 3x है, ये भी रैखिक बहुपदी ही है, भले यहाँ पे बी नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तो बताया ना सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 होगा चलेगा। तो 3x भी क्या है, रैखिक बहुपदी का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया हमने रैखिक बहुपदी में कितने चीज़ें देखे, हमने 4 चीज़ें देखी। एक इसका व्यापक स्वरूप और ये इसके 4 पॉइंट। व्यापक स्वरूप हो गया ए एक्स प्लस बी और इसके 4 पॉइंट। प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स एक्स से प्रतिच्छेदित करता है। आलेख कैसा होता है, रैखिक बहुपदी है तो आलेख भी रैखिक ही होगा। शून्य क्या होगा मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया, -b बटे ए, और इसका उदाहरण मैंने आपको 2 दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा रैखिक बहुपदी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे मुद्दे में आते हैं जिसका नाम है द्विघात बहुपदी। नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, जिस बहुपदी में घात कितनी हो 2, और द्वि को बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। द्विघात क्वाड्रेटिक मतलब बच्चों होता है स्क्वायर होता है, तो घात में 2 है मतलब उसको स्क्वायर ही बोलते हैं हम। तो द्विघात बहुपदी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक और बहुपदी का मतलब पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपदी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका भी तो कुछ व्यापक स्वरूप होता होगा, तो बच्चों इसका व्यापक स्वरूप होता है ax² + bx + c = 0। देखिए यहाँ पे द्विघात था तो इसीलिए इसके x में घात कितनी आ गई 2, तो ax² + bx + c = 0। यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता है, ध्यान देना, क्योंकि अगर a 0 हो गया तब x² भी क्या हो जाएगा, a के साथ गुणा होके 0, और यदि ये 0 हो गया तो क्या बचा bx + c। देखिए ये तो इसके जैसा हो गया, वो तो रैखिक हो जाएगा। इसीलिए ax² + bx + c = 0 में a 0 नहीं हो सकता है। ये b c 0 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, जैसे हमने ऊपर बताया था a और b r में है,
उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखेंगे जो हमारा ए बी और सी है ना, वो तीनों बिलोंग करता है आर में। मतलब ये किसके अंदर आता है, आर के अंदर। और आर तो मैंने बता दिया रियल नंबर होता है, उसके अंदर प्लस माइनस सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप देख लिया। अब इसका आलेख देखेंगे। तो जो द्विघात बहुपदी का आलेख होता है ना बच्चों, वो दो प्रकार से होता है, क्योंकि जो ए है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर ए प्लस में हुआ अर्थात ए 0 से बड़ा हुआ, तब जो इसका आलेख होगा ना वो ऊपर की ओर परवलय होता है। परवलय का मतलब ऐसा यू जैसा एक रेखा बनता है। ठीक है, ये ऊपर की ओर परवलय। अभी जब प्रश्न आएगा मैं आपको बताऊंगा। आलेख आपको याद रखना है कि अगर द्विघात बहुपदी में ए हमारा 0 से बड़ा अर्थात प्लस हो तो ऊपर की ओर परवलय, और यदि हमारा जो ये ए है वो 0 से छोटा हो तो नीचे की ओर परवलय बनता है। परवलय का आकार मैंने आपको बता दिया, ये रहा परवलय का आकार। ठीक है, तो आलेख दो प्रकार के बनते हैं द्विघात बहुपदी में। एक बनता है ए 0 से बड़ा हो तो ऊपर की ओर परवलय, और ए 0 से छोटा हो तो नीचे की ओर परवलय। इसके उदाहरण देख लीजिए, मैंने बता दिया 2x² + 5x + 7। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ए क्या है 2, बी क्या है 5 और सी क्या है 7। यहाँ पे देखिए ax² प्लस यहाँ पे देखिए x वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, मतलब b 0 हो चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोला सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 का चलेगा। तो इसमें देखिए आपका जो x वाला कीमत ये हटा दिया, मतलब b 0 कर दिया, और c क्या है 2। इसी प्रकार से यह 7x² - 5। समझ में आ गया। तो द्विघात बहुपदी में हमने दो चीज़ देखा, एक तो व्यापक स्वरूप देख लिया और एक इसका आलेख देख लिया। आलेख दो होता है, ऊपर की ओर परवलय जब a 0 से बड़ा होगा और नीचे की ओर परवलय जब a 0 से छोटा होगा। आइए हम अब तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं, त्रिघात बहुपदी। क्यूबिक, घात में 3 हो तो आप क्यूब बोलते हो, इसी प्रकार से त्रिघात बहुपदी है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका व्यापक स्वरूप क्या होता है बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, ax³ + bx² + cx + d = 0। देखिए घात में 3 है तो इसलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपदी। यहाँ पर भी पहले की ही तरह a 0 नहीं हो सकता। बताइए क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो गया तो x³ से गुणा करने पे a भी क्या हो जाएगा 0, तब ये 2 घात बचेगा, तब ये कौन सी बहुपदी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हमने देख लिया है त्रिघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप। अब हम यहाँ पर भी देखिए a b c किस में बिलोंग करते हैं, आर में। आलेख कैसा होता है, किरण। एक्चुअली बच्चों आप इसमें टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको त्रिघात बहुपदी का आलेख नहीं लिख के बताया होगा, आपको बताया ही नहीं है कि त्रिघात बहुपदी का आलेख कैसा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपदी का आलेख क्या होता है, किरण होता है। ठीक है, कैसे होता है आगे जब हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली में तब मैं आपको बता दूंगा कि आलेख कैसे इसका किरण मिलता है। उदाहरण आपको पता ही चल गया होगा, घात में 3 होना चाहिए और पीछे के 0 होंगे तो चलेगा। तो बताइए यहाँ पे x³ - 4x त्रिघात बहुपदी है ना, बिल्कुल है। x³ + 5x + 2 बिल्कुल है। बताइए यहाँ पे कौन सा पद गायब है, यहाँ पे x² वाला पद गायब है। ये वाला पद कहाँ गया हमारे पास, हाँ ये वाला पद गायब है। इसका मतलब क्यों गायब है, क्योंकि यहाँ पे b क्या हो गया होगा 0। चलिए बताइए फटाफट बताइए यहाँ पे कौन सा गायब है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हमने बहुपदी के बारे में जान लिया, इससे ज़्यादा अब नहीं जानना। ठीक है, रैखिक बहुपदी, द्विघात बहुपदी, त्रिघात बहुपदी, इसमें मैंने जो 3 पॉइंट बताए हैं आप बस उसको देख लेना। ठीक है, आलेख इनका महत्वपूर्ण है और इनके व्यापक स्वरूप। अब आइए बात करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारे प्रश्नावली नंबर 2 पॉइंट में आएगा कि नीचे दिए गए बहुपदी का शून्यक ज्ञात करो। अब आइए बच्चों शून्यक की बात करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपदी का शून्यक सीख लिया है कि रैखिक बहुपदी का शून्यक कैसे निकालते हैं। जो भी प्रश्न दिया हो उसके बराबर में 0 रख के आसानी से x की कीमत निकाल लेते हैं। अब आप समझ गए ना कि शून्यक मतलब क्या होता है। शून्यक मतलब होता है x की कीमत निकालना। तो रैखिक बहुपदी में तो बहुत ही आसान था। अब आइए हम जानते हैं कि द्विघात बहुपदी में हम शून्यक कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैं 2.1 प्रश्नावली चालू करूंगा, उससे पहले मैं द्विघात बहुपदी का शून्य कैसे निकालते हैं उसके 2 उदाहरण मैंने दिए हुए हैं। और इससे पहले मैं आपको ऊपर 2 सूत्र बता दूं। ये सूत्र मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप प्रश्नावली 2.1 देखेंगे तो उसमें प्रश्न आपको आएगा कि भाई जो नीचे दिए गए बहुपदी हैं उनके शून्य निकालो और शून्य के शून्यांक और गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच करो। अब मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई ये संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि शून्य के योगफल और शून्य के गुणनफल का कुछ सूत्र होता है।
शून्य के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। शून्य का योगफल, जिसको योगफल को सम बोलते हैं और शून्य को जीरो, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है सम ऑफ जीरो। ठीक है बच्चों, तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा दर्शाते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अल्फा और बीटा क्या है। जैसे मैं प्रश्नावली 2.1 चालू करूंगा ना, तो 2.1 स्टार्ट करते ही मैं आपको बता दूंगा अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है बच्चों, शून्य के योगफल का सूत्र माइनस बी बटे ए। बी पता है कहाँ से आता है? ये रहा बी, मतलब एक्स के बाजू में जो है वही बी है, और ए कहाँ आता है? जो एक्स स्क्वायर के बाजू में है। तो समझ गए, शून्य का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बच्चों ये दोनों सूत्र 2.1 प्रश्नावली के लिए बहुत ही जरूरी है। योगफल का तो हो गया। अब ऐसे ही गुणनफल का देखेंगे कि भाई शून्य का गुणनफल क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। अल्फा और ये बीटा, यहाँ पे योगफल था तो बीच में प्लस किया था, यहाँ पे गुणनफल है तो क्या कर रहा हूँ मैं? डॉट किया हूँ। ठीक है, डॉट मतलब गुणा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। बताइए सी कहाँ है? ये रहा सी, और ए कहाँ है? ये। तो आपको दो सूत्र याद हो गया, एक शून्य का योगफल और एक शून्य का गुणनफल। योगफल माइनस बी बटे ए और गुणनफल सी बटे ए। मैं आपको नीचे अब शून्य निकालना सिखाता हूँ बच्चों। शून्य निकालना आप सीख गए तो समझ लीजिए 2.1 आपको आ गया। तो मैं पहले शून्य निकालना 2.1 में सिखाऊं, उससे पहले मैं आपको दो उदाहरण करके बता दे रहा हूँ बच्चों। ये दोनों उदाहरण मैं जैसे ही कर लूँगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही मैं 2.1 का वीडियो जब स्टार्ट करूँगा तो 2.1 के सभी प्रश्न आप मेरे साथ साथ कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। द्विघात बहुपदी की बात कर रहे हैं तो उदाहरण हम लेंगे द्विघात बहुपदी का। मान लीजिए प्रश्न है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब इस बहुपदी का मुझे शून्य निकालना है। तो सबसे पहले किस बहुपदी के कितने शून्य होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए यहाँ पे x के घात में 2 है, क्योंकि द्विघात बहुपदी है तो घात में 2 है ना, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे? 2। तो अब निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा पहला पद, तो पहले पद को ज्यों के त्यों उतार लो। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर उतार लिया, और ये हमारा आखिरी पद है 6 का 6 हमने उतार लिया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला पद ज्यों का त्यों उतार लो, आखिरी पद भी ज्यों का त्यों उतार लो। अब बीच में 3 और 4 करके मैंने 7 लिखा है। मैं इसको 6 और 1 करके भी तो 7 लिख सकता था। मैं इसको 2 और 5 करके भी तो 7 लिख सकता था। ये मैंने 3 और 4 क्यों लिखा है? ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे बाजू में मैंने क्या किया है। तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले पद को जैसे का वैसा लिख दिया, लास्ट वाले पद को जैसे का वैसा लिख दिया। मुझे बीच वाला प्राप्त करना है, तो ध्यान दीजिए मैं बीच वाला कहाँ से लाऊंगा? तो सबसे पहले पीछे वाले का और आगे वाले का गुणा करते हैं। तो देखिए मैंने गुणा किया है, तो आगे क्या है? 2 और पीछे क्या है? 6। तो 2 गुणे 6 कितना होता है? 12। और इस 12 का कर दो आप गुणनखंड। 12 का गुणनखंड करोगे तो 3 चौक 12 और 4 एकम 4। डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे तो आप कर लो। चलो 12 का भाई 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब मुझे कुछ ऐसा करना है इसके अंदर कि मुझे मिल जाए बीच वाला 7। तो बताइए मैं 3 4 को जोड़ूंगा 7 नहीं आएगा? आएगा ना। या फिर देखिए मैंने इसमें भी किया है, तो इसमें भी देखिए 2 दूनी 4, 4 और 3, 3 और 4 7 होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले देखिए मैंने पहले पद को जैसे का वैसा लिख दिया, लास्ट वाले को जैसे का वैसा लिख दिया। मुझे बीच वाला लिखना है, तो बीच वाला पता है मैं कहाँ से लिखूंगा? मैं इनका और इनका गुणा करूंगा और जो भी आएगा वहाँ से लिखूंगा मैं, ये साथ ही आएगा। देखिए कैसे, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब ये आपको एग्जाम में बाजू में करके बताना नहीं, आप एक बार सीख जाओगे रफ में करके आप यहाँ सीधा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 7 आएगा कैसे 3 और 4 को, ये हम सीखने के लिए यहाँ पे मैंने बाजू में आपको बता दिया है। तो 6 दूनी 12, ये रहा। 12 का गुणनखंड कीजिए, 3 चौक 12 और 4 एकम 4। देखिए 3 और 4 को जोड़िए, 7 आ जाएगा 3 4 जोड़ने पे, बिल्कुल आता है। आप बोलोगे सर आपको तो पता था भाई 3 चौक 12 और 4 एकम 4, आपने डायरेक्ट 3 4 कर दिया, हमको नहीं पता हम कैसे करेंगे। तो भाई ठीक है, आप बेसिक से करो। 12 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और ये 3 एकम 3। अब इसमें कुछ मैं ऐसा करूँगा कि मुझे मिल जाए क्या? 7 लाना है, 7 मिल जाए। तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 3, 4 और 3 7 नहीं होता है ना, वही मैंने लिख दिया 3 और 4। चाहे 4 3 लिखो 3 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो आगे पीछे चलता है। तो ये मैंने बीच वाला लिखा। अब देखिए जैसे का वैसा, ये प्लस 3 का गुणा x में करो तो 3x
4 का गुणा x में करो तो 4x और ये पीछे का, ठीक है। अब शुरू का 2 है और ये आखिरी का 2, मुझे इनमें लेना है कॉमन। कॉमन मतलब जो एक जैसे पद दिखे, ठीक है, इन दो में और इन दो में। तो भाई देखिए मुझे यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो है ही नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, इसका मतलब संख्या तो कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, तो एक काम करो x तो कॉमन ले लो, बाहर ले लो। अगर मैंने इन दोनों x में से x बाहर ले लिया तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, प्लस ये x देखिए बाहर जा चुका है तो क्या बचा है यहाँ से 3। ये जो x बाहर आ रहा है दोनों में से आया है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x बाहर ले लो तो ये 2 की जगह 2 और x स्क्वायर में से एक x बाहर गया, एक x बचा और यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 3। अब ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया ऐसे इन दोनों में कुछ कॉमन लो। तो एक काम करो, आपको दिख रहा भाई यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका गुणनखंड करो तो कुछ दिखता है। देखो 4 में 2 दूनी 4 होता है और 6 में 2 तियां 6 होता है, तो देखो 2 2 दिखा ना, इसका मतलब इनके अंदर छिपा हुआ है। तो आपको गुणनखंड एक बार नीचे करके देख लेना होगा। 4 का 2 दूनी 4 और 6 का 2 तियां 6, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 और 2 क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ से 1 2 तो निकल गया, अभी 1 2 बचा है और साथ में x भी बचा है, तो ये 2x आ गया और प्लस यहाँ से 2 मैंने ले लिया तो क्या बचा 3। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बच्चों, गुणनखंड का नियम ही यही है कि दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए, सेम टू सेम। तो देखिए ये मैं शून्य निकालना सिखा रहा हूँ, तो शून्य निकालना मतलब गुणनखंड ही करना है। तो देखिए हमने किया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो अब क्या करेंगे, इन 2 सेम वाले ब्रैकेट की जगह एक ब्रैकेट लिख देंगे और ये जो बाहर वाले हैं x + 2 इनको एक में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छा फिर से यहाँ पे एक बार देख लो आप, इन दो में क्या कॉमन है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं, इधर 3 है, इधर 3 नहीं, संख्या तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x है तो x ले लो, ये बचा 2 और इसकी जगह x और ये प्लस x तो बाहर जा चुका है, इधर बचा 3। अब इनमें ये प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस ले लो, ठीक है। संख्या कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन देखो जब मैंने 4 का गुणनखंड किया 2 दूनी 4 और 6 का किया तो 2 तियां 6, तो 2 और 2 दिखा, 2 ले लो। यहाँ से 1 2 1 सभी भी बच रहा है तो लिख दो, प्लस ये 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 3। 2 ब्रैकेट सेम आए, यही गुणनखंड का नियम है। अगर 2 सेम आए तभी समझ लो आप सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं आया तो आपका कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। तो ये 2 ब्रैकेट सेम है, मैंने इन 2 की जगह एक ब्रैकेट लिख दिया और एक में ये बाहर वाले x + 2। अब एक बार आप शून्य निकाल रहे हो ना, तो जो दोनों ब्रैकेट आ गए दोनों के साथ 0 ले लो, शून्य ले लो। तो एक बार 2x + 3 के साथ शून्य ले लो और एक बार x + 2 के साथ शून्य ले लो। अब ये शून्य निकालना मतलब x की कीमत निकालना, तो ध्यान दो 2x यहीं रहा, प्लस 3 इधर आया तो -3, ठीक है। ये x और ये 2 गुणे में इधर आके बराबर के नीचे बटे में आ गया, तो x का कीमत कितना है -3/2 और ये देखिए x, ये +2 इधर गया तो -2। तो देखिए कितने शून्य निकले इसके 2, एक आया -3/2 और एक आया -2। तो आपने शुरू में ही देख लिया था घात में 2 है तो शून्य भी 2 निकलने चाहिए थे और ये 2 शून्य निकल गए x की कीमत। आया बच्चों समझ में। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये बीच वाला कैसे निकालते हैं, तो मैंने बता दिया। आगे पीछे का गुणा करो, 6 दूनी 12 और 12 का गुणनखंड कर दो, 3 चौक 12, 4 एकम 3 4 को जोड़ने पे 7 आता है बच्चों। ये एक उदाहरण आपको 2.1 के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे आप तैयार हो जाओगे ना तो आपको 2.1 में चुटकी बजाते आप सवाल कर लोगे। चलिए एक और उदाहरण, यहाँ पे तो आपने सिर्फ प्लस वाले देखे, आप एक और उदाहरण देख लो माइनस वाले। तो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिया है x² - x और -6 = 0। तो आपको पहले ही पता है कि भाई पहला वाला पद जैसे का वैसा उतार दो, ज्यों का त्यों। तो x² उतर गया, माइनस की जगह माइनस उतर गया और लास्ट वाला पद -6 की जगह -6 उतार दो। ये भाई बीच में क्या लाना है, यहाँ पे तो 7 लाना था, तो पता था 7 कैसे आएगा। यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे भाई जब कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे लाना है 1। वो लिखा नहीं, आपको समझ जाना 1 लाना है। अच्छा आता कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया कि पीछे और आगे वाले का गुणा करो। तो पीछे तो 6 दिख रहा है, आगे तो कोई संख्या दिख ही नहीं रही है। x² मत बोलना, संख्या मैंने बोला है, जैसे यहाँ पे 6 दूनी 12 किए थे, यहाँ पर भी संख्या आपको देखना है। 6 है, इसके आगे आपको क्या लेना है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है ही, तो 6 और 1, तो 6 एकम 6 गुणा करो, किया ना मैं 6 एकम 6, 6 का गुणन करो, 2 3 6 और 3 एकम 3। बताओ 3 और 2 में ऐसा क्या करोगे कि बीच में क्या मिल जाए 1। यहाँ पे लेना था 7, तो 3 और 4 को जोड़ दिए थे,
यहाँ पे लाना है 1, तो 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 में से 2 घटा के देखो 1 आता है, हाँ आ रहा है, और हमें 1 ही तो लाना है। इसका मतलब मुझे 3 में से 2 को क्या करना होगा, घटाना। तो देखिए ये माइनस बाहर लिख देना है, और ब्रैकेट में कि मैंने क्या लिख दिया है, 3 माइनस 2। 3 में से 2 क्या 1 आता है ना बच्चों, आता है। तो 3 माइनस 2 और ये बाहर ब्रैकेट के x, और ये -6 तो है ही। पहला पद जैसे का वैसा, ये माइनस जैसे का वैसा। चलिए 3 का गुणा x में करो तो 3x हो गया, और ये देखिए माइनस माइनस भूलना मत, अब ब्रैकेट आप खोल रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा x में किए तो 2x, और ये -6। अब देखो एक्स स्क्वेयर, हाँ यहाँ पे आपको इन 2 में और इन 2 में कॉमन लेना। जैसे आपको देखो ये रहा, ये 2 और ये 2 में कॉमन लिए थे ना, ऐसे जब ब्रैकेट खुल जाए तो आपको इन 2 में कॉमन लेना है। आपको देखना बाहर 1 है, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो है ही नहीं, इसका मतलब संख्या तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन x है तो यहाँ से x क्या ले लो आप, कॉमन। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर में से 1x बाहर निकले तो 1x अभी भी बचा, और ये माइनस, यहाँ से x निकल चुका है तो क्या बचा, सिर्फ 3। यहाँ की बात हो गई। यहाँ की बात देखते हैं, चलिए प्लस ले लो आप, ठीक है। ये x है, यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब x कॉमन नहीं आएगा। बताओ ये 2 है, लेकिन यहाँ 2 है क्या, हाँ ध्यान दो, 6 के अंदर 2 छुपा हुआ है, 2 3 6, इसका मतलब 6 के अंदर 2 था। हम डायरेक्ट देखेंगे भाई 2 है, यहाँ 2 तो है ही नहीं, कॉमन नहीं है, लेकिन है ना, देखो 6 में 2 3 6 नहीं होता है, होता है ना। इसका मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन बाहर आ गया। तो यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, x, और ये माइनस, ये 2 निकल गया तो क्या बचा, 3। देखिए x - 3 इसके बाद आया, बराबर आया, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसका मतलब तुम लोग गुणनखंड सही कर रहे हो। तो ये 2 ब्रैकेट की जगह 1 ब्रैकेट लिख दिया x - 3 का, और एक में बाहर वाले x + 2। अब शून्य निकाल रहे हो तो दोनों के साथ शून्य लो, एक बार इसके साथ शून्य ले लो और एक बार इसके साथ। चलिए x - 3 के साथ शून्य ले लिए और x + 2 के साथ शून्य ले लिए। x - 3 बराबर 0, x बराबर -3 उधर गया तो +3, और +2 उधर गया तो -2। तो देखिए 2 शून्य निकल गए, हमको घात में 2 दिए थे ना, शून्य 2 होना चाहिए थे, तो 2 शून्य हमको यहाँ पे मिल गए। तो बच्चों इसी के साथ मैंने तुमको सिखाया कि द्विघात बहुपदी में शून्य कैसे निकालते हैं। क्या निकालना मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको शून्य निकालना सिखाया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने हमारा कॉन्सेप्ट तैयार किया। हमने ये सीखा कि बहुपदी कितने प्रकार के होते हैं, 3, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। बच्चों मैंने जैसे बनाया आप स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसे नोट्स बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। तो आप तो पहले तो बहुपदी तैयार कर ले, तो भाई 3 प्रकार के बहुपदी होते हैं, सभी के प्रमाणिक स्वरूप भी देख लिए। रैखिक बहुपदी का शून्य निकाला तो बहुत आसान होता है, वो सिखा दिया था। यहाँ पे मैंने सिखाया आपको द्विघात बहुपदी का शून्य कैसे निकालते हैं, क्योंकि 2.1 में यही है, और एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर में आता है कि शून्य निकाल के योगफल और गुणनफल निकालो। शून्य निकालना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तो आपको 2.1 सीखना है, जब 2.1 सीखोगे तो आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी 2.1 हम सीखेंगे। मैंने ये भी बताया कि शून्य निकालने के बाद योगफल और गुणनफल भी निकालना होता है। जैसे अगर मैं आपको इसी में सिखाऊं कि चलो इसका कैसे निकाल सकते थे योगफल, ये तो शून्य निकाल लिए, इसी का योगफल निकालना होता तो चलिए मैं आपको साइड में बता देता हूँ। अगर इसी का आपको शून्य निकालना हो तो देखिए ये है ना ax² + bx + c। अरे भाई द्विघात का प्रमाणिक स्वरूप यही होता है ना, ax² + bx + c। ये वही है ना ax² + bx + c। तो बोलो a क्या है, a है ना 2, x² के बाजू में जो होता है वही तो a होता है। x² के बाजू में क्या है 2, तो a है 2। b क्या है बोलो, b है x के बाजू में जो है 7, और c क्या है जो आखिरी में है 6। क्या निकालना है, योगफल, क्योंकि शून्य निकाल चुके हो, योगफल निकालो। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, α + β बराबर -b/a। तो α + β बराबर -b/a, बराबर की जगह बराबर, बताओ माइनस की जगह माइनस। b क्या है, b है ना 7, तो 7, और a क्या है बोलो, a क्या है 2। तो यही आया हमारा योगफल, क्या -7/2। बोले कितना आसान था। ऐसे आप जब गुणनफल निकालोगे वो भी बहुत आसान है, सेम काम करेंगे। c के नीचे c/a है तो c/a में क्या रख देंगे, a। समझ में आया। मैं 2.1 प्रश्नावली शुरू करूँगा बच्चों,
तब बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको 2.1 प्रश्नावली के अंदर आपको मैं शून्य निकालना जैसे यहाँ बता दिया, आप खुद कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो 2.1 में हम सीखेंगे कैसे निकालेंगे शून्य और कैसे करेंगे योगफल और गुणनफल की सत्यता की जाँच। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, इसलिए हो सकता है कि मैंने कहीं कहीं पे बहुत तेज़ी से बोल दिया होगा, हो सकता है मैं कहीं पे बहुत स्लो बोला हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ कहीं पे फंस गई हो। तो जो भी मेरी त्रुटियाँ हो उसके लिए क्षमा करना और मुझे सजेशन देना कि मैं और कैसे अच्छा आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आपका दिन शुभ हो, ठीक है बच्चों।